पीएम मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को किया नमन। वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मोदी के साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद। शपथ से पहले महात्मा गांधी को किया नमन। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण आज। नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। 60 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना। 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगी शपथ। नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण पर विदेशों में मचेगी धूम। भारतवंशी अमेरिका के 22 शहरों में मनाएंगे जश्न। खड़गे को मिला शपथ ग्रहण समारोह का न्योता। अलायंस पार्टियों से चर्चा के बाद होंगे शामिल। मणिपुर के जिरीबाम में 2 पुलिस चौकियों 70 घर जलाए गए। एसपी का तबादला। 200 उग्रवादी मणिपुर में घुसपैठ के फिराक में। यूपी एमपी समेत 7 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ पहुंचा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां पीएम मोदी का शपथ ग्रहण आज। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। 60 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना। सुबह 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में लेंगे शपथ। यूपी से 1200 नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। सीएम योगी के मंत्रिमंडल के साथ कई बड़े नेताओं के आमंत्रण। लोकसभा चुनाव में हारे जीते एनडीए उम्मीदवारों का भी निमंत्रण। 2019 के जीते सांसद भी शपथ ग्रहण में किए गए आमंत्रित। 2019 के जीते सांसदों को भी शपथ ग्रहण में किया गया आमंत्रित। एनडीए के एमएलसी और विधायकों को भी मिला निमंत्रण। लोकसभा के संयोजक, प्रभारी विस्तारकों, क्लस्टर इंचार्ज को दिया गया न्योता। पार्टी पदाधिकारियों के साथ सहयोगी दलों के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया। तो पीएम मोदी का शपथ ग्रहण आज, जहां पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। 60 मंत्रियों के शामिल होने की भी संभावना। वहीं शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में लेंगे शपथ। यूपी से 1200 नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। सीएम योगी के मंत्रिमंडल के साथ कई बड़े नेताओं को भी दिया गया है निमंत्रण। यूपी से 1200 नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। 1200 नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। सिर्फ उत्तर प्रदेश से 1200 नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। साठ मंत्रियों के शामिल होने की भी संभावना। और यूपी से 1200 नेता शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम करीब 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो वहीं खड़गे को मिला शपथ ग्रहण का न्योता। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का मिला न्योता। अलायंस पार्टियों से चर्चा के बाद लेंगे फैसला। खड़गे को मिला शपथ ग्रहण का न्योता। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का मिला न्योता। अलायंस पार्टियों से चर्चा के बाद लेंगे फैसला। चर्चा के बाद शपथ ग्रहण समारोह में हो सकते हैं शामिल। तो खड़गे को भी मिला शपथ ग्रहण का न्योता। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का खड़गे को भी मिला न्योता। अलायंस पार्टियों से चर्चा के बाद लेंगे फैसला। चर्चा के बाद शपथ ग्रहण समारोह में हो सकते हैं शामिल। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया गया है, जहां पर खड़गे अलायंस पार्टियों से बातचीत करने के बाद शामिल हो सकते हैं।
जानकारी सामने आ रही है कि अलायंस की पार्टियों से चर्चा करने के बाद ही खड़गे फैसला लेंगे और चर्चा के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। खड़गे को मिला शपथ ग्रहण का न्योता। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह और लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश जी आपका रुख करेंगे और देखा जाए तो जिस तरीके से शपथ ग्रहण को लेकर के विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं और शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण होगी। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि खड़गे को भी न्योता दिया गया है। क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या वो शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण में? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी आज 7:15 राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले विपक्ष के नेता और एनडीए के साथ सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया। अगर विपक्ष के नेताओं में बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया गया। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अभी यही कहा गया है कि जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं या हमारे जो नेता हैं उनसे चर्चा के बाद ही वो कंफर्म करेंगे कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बतौर अतिथि वो शामिल होंगे या नहीं। जी अवंतिका। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से गठबंधन के तहत एक गठबंधन में कांग्रेस शामिल है तो चर्चा के बाद ही फैसला लिया जा सकता है। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण समारोह है, जानकारी ये भी है कि 2019 के जीते हुए सांसद भी शामिल होंगे, जिनमें यूपी से करीब 1200 मंत्रियों के शामिल होने की और 1200 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए अवंतिका, एक बात सच है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब है शपथ ग्रहण में अपने शामिल होंगे तो वहां पे शपथ ग्रहण लेंगे तो खास तौर पे उत्तर प्रदेश पे उनका फोकस होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगभग 1200 नेताओं को जो है आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर 2019 से जो जीते हुए जो सांसद थे वो भी वहां पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ जो विधायक थे वो उनको भी बुलाया गया है। साथ में जो जितने कैबिनेट मंत्री हैं उन सभी को बुलाया गया था और इस बार के 80 के जो जीते हुए जो इनके अपने प्रत्याशी हैं उन सभी को बुलाया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं तो इन सभी को बुलाया गया। तो साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार इस बार जो है कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि तीसरा कार्यकाल है उनका शुरू होगा और इस तीसरे कार्यकाल को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल कोई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी कमी कसी कमर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आने वाले समय में यहां पर विधानसभा 2027 का चुनाव भी तो है और इसके साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही रूपरेखा अपनी तैयार करती है और किस तरीके से उन्हें तैयारी करना होता है ये बात भारतीय जनता पार्टी बेहतर समझ सकती है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नई सिरे के साथ में नई रणनीतियों के साथ में इस बार 27 में तैयारियों में जुटने लगी है और माना जाता है कि आज के भव्य कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां की हैं दिल्ली में और इसके साथ साथ खासतौर पर उत्तर प्रदेश पे फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश में किसी को नाराज ना हो इसके लिए सबको आमंत्रित किया गया है। लगभग 1200 नाम बताए जा रहे हैं। जी अवंतिका। बिल्कुल। और अखिलेश जी, देखा जाए तो लगातार इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में तमाम मंत्री भी शपथ लेंगे, जिसमें एनडीए के कई घटक दल यानी कि सहयोगी दल भी शामिल होंगे। और जिस तरीके से स्पीकर पद को लेकर लगातार सूत्रों से खबर सामने आ रही है, जहां पर कुछ देर पहले खबर आई थी कि हरियाणा से मनोहर लाल को स्पीकर का पद दिया जा सकता है, तो लगातार देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार की ओर से भी स्पीकर पद उनकी पार्टी के लिए भी मांगा जा रहा है। तो स्पीकर पद को लेकर के देखा जाए तो चर्चाओं का बाजार कम है, लगातार होड़ मची हुई है। फिलहाल स्थिति कब तक स्पष्ट हो पाएगी कि स्पीकर का पद किसे सौंपा जा सकता है? अवंतिका, आपको बता दें कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा देखिए अवंतिका, एक चीज सच है कि जिस तरीके से लगातार शुरू होगी तो सदन में जो पहला काम होता है वो स्पीकर, वहां पर सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है, फिर उसके बाद पूर्णकालिक स्पीकर का चुनाव होता है। तो ये अभी बहुत बाद की प्रक्रिया है, लेकिन स्पीकर के तौर पर अगर देखा जाए तो जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनमें टीडीपी सबसे बड़ा दावा ठोक रही कि उसको स्पीकर का पद चाहिए और बाकी भारतीय जनता पार्टी जरूर ये चाहेंगे कि स्पीकर का पद उसी के पास रहे, क्योंकि जब भी कभी
किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है, और जब पूर्ण बहुमत सरकार नहीं होती, सहयोगी दलों के सहारे जब कोई सरकार चल रही होती है, तो वहां पर सबसे अहम भूमिका लोकसभा अध्यक्ष की होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी हालत में किसी दूसरे दल को नहीं देना चाहेगी, क्योंकि कभी भी कोई सहयोगी दल अगर उनसे समर्थन वापस लेता है, समर्थन वापस लेने के बाद जब सरकार अल्पमत में आती है, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की भूमिका सबसे जी अहम हो जाती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी, और यहां तक भी नरेंद्र मोदी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये पद किसी और को दिया जाए। जहां तक सवाल है मनोहर लाल खट्टर का, तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका राजनीतिक अनुभव अच्छा है और सरकार उन्होंने 2 बार वहां चलाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यानी कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद राजनेता भी हैं। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ये चाहेंगी, या फिर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी चाहेंगे स्पीकर का पद उनकी पार्टी के पास रहे, तो मनोहर लाल खट्टर को स्पीकर का पद दिया भी जा सकता है। वो वरिष्ठ नेता भी हैं और इसके साथ ही साथ भरोसेमंद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी आते हैं। इन बिल्कुल। तमाम चीजों के अलावा जी। भी देखा जाए, बाकी सहयोगी दल है, जो मंत्रिमंडल होगा उस मंत्रिपरिषद में किस किस को क्या होगा, तो आपको मैं बताता हूं कि सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जो फार्मूला तय हुआ है कि 10 मंत्री 10 सांसद जहां होंगे वहां पर एक कैबिनेट मंत्री का पद सहयोगी दलों को दिया जाएगा। अगर 10 से कम है तो फिर स्वतंत्र प्रभार, यानी किसी को 10 से 5 से और 10 के बीच में है तो उसको स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दिया जा सकता है। और अगर कोई सहयोगी दल ऐसा है जिसके 5 से भी कम है तो उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इस तरह का एक फार्मूला एनडीए में तैयार किया गया, या कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह का एक फार्मूला तैयार किया है कि सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट रखना जाए और कोई किसी से शिकायत ना करे। इस लिहाज से यह फार्मूला तय किया गया है कि 10 सांसद से ऊपर वाले को कैबिनेट और 10 से 5 के बीच वाले को स्वतंत्र प्रभार और 5 से नीचे वाले को बिल्कुल। राजमंत्री। और देखा लेकिन जाए तो इसमें अखिलेश जी एक- जिस एक तरीके और- से अभी शाम को शपथ ग्रहण होगी, देखने वाली बात होगी कि आखिर किसको कौन सा पद जो है वो दिया जाएगा और कौन किस पद पर शपथ लेता नजर आएगा। लगातार संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पिछली बार के मुकाबले खास प्रदर्शन नहीं रहा और लगातार ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से बातचीत कर सकता है और मुख्यमंत्री से हो सकता है कि नाराज भी चल रहा हो, क्योंकि जो प्रदर्शन की बात करें तो इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं रहा। तो क्या देखा जा सकता है कि इस बार जब शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे तो कैसी सरगर्मियां नजर आएंगी? देखिए अवंतिका, एक चीज है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो मेहनत कर रही थी खासतौर पे उत्तर प्रदेश में कि 80 की 80 सीटों जीतने का जो लक्ष्य था उनका, उस पर वो सफल नहीं हो पाए, यानी कि वो कहीं ना कहीं 33 सीटों पर रह गए। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो कसी कमर जो रह गई थी उसको अब पूरा भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। वजह साफ है, चाहे इस पहले दिन से ही दिखाई दे रहा है वजह, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन विभागों से लगातार ब्यौरा मांग रहे हैं जहां पर पद खाली पड़े हुए हैं। तो यानी और बेरोजगारी का जो मुद्दा था, जो विपक्ष लगातार जिस पे घेरता चला रहा था अभी तक भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को ही खत्म करना चाहती। शायद यही वजह है कि लगातार भर्तियों पे सबसे ज्यादा बात कर रही है। इसके साथ में कल जो है जो यूनिटें हैं जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उनके अध्यक्षों से मुलाकात भी की है और इसके साथ साथ कई तरीके के इस बार जो है परीक्षा कराने को लेकर के कड़े इंतजाम भी करने की बातें जो है कहते हुए नजर आए। हालांकि अब अगर हम शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि कहीं ना कहीं क्या उत्तर प्रदेश में नाराजगी चल रही है या किस प्रकार से, लेकिन खासतौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खासतौर पे जो अपने 80 की 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य बनाया था उस पर कहीं ना कहीं कायम नहीं हो पाए। तो अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नए सिरे के साथ में फिर से अपने उन कैबिनेट मंत्रियों के साथ में जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लगभग 16 ऐसे मंत्री थे जहां से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट गंवा दी। तो ऐसी जगहों पर खासतौर पर विशेष तौर पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का होगा और खासतौर पर वहां पर होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो है अपना कमल नहीं खिलाया है। तो साफ तौर पे ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव की तैयारी करने लगी है। इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं तो लोग विधानसभा चुनाव की भी लगातार तैयारी करने लगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल साफ है और उसी लक्ष्य के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि जहां पर आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 7 देशों से विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पद के अलावा तमाम मंत्रिपरिषद की भी शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, जिसमें मात्र यूपी से ही 1200 मंत्रियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा विपक्ष में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता भेजा गया है और वो अलायंस से चर्चा करने के बाद ही सामने चीज जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं या नहीं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कई चेहरे। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह हो सकते हैं शामिल। संजय झा, रामनाथ ठाकुर का हो सकता है नाम। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह हो सकते हैं शामिल। संजय झा, रामनाथ ठाकुर का हो सकता है नाम। लोजपा से चिराग पासवान का नाम लगभग फाइनल। एक और संभावित नाम संभवी चौधरी का भी शामिल। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कई नए चेहरे। मोदी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह हो सकते हैं शामिल। संजय झा, रामनाथ ठाकुर का भी हो सकता है नाम। और वहीं जेडीयू के कोटे से ललन सिंह हो सकते हैं शामिल। संजय झा, रामनाथ ठाकुर का हो सकता है नाम। लोजपा से चिराग पासवान का नाम लगभग फाइनल। एक और संभावित नाम संभवी चौधरी का भी शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबरें मिल रही हैं, जहां पर जेडीयू के कोटे से ललन सिंह और चिराग पासवान के नाम पर भी लगभग मुहर लगती नजर आ रही है, तो लगातार देखा जाए तो मोदी मंत्रिमंडल को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं जेडीयू से भी, और इसके अलावा तमाम जो सहयोगी दल हैं उससे नाम की जो लिस्ट है वो शामिल आ रही है। बिल्कुल अवंतिका, बता दूं मैं दिल्ली के एक ऐसे इलाके में इस भवन में खड़ा हूं जिसको वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी कहा जाता है जी। और हमारे सामने जो वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी है, इसके मैं पार्क में खड़ा हूं। यहाँ पर 46 नए सांसद रुके हुए हैं, जिनको मोदी सरकार ने, यहाँ सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई, उनको ठहराया गया है और अभी ये बतौर सांसद सब यहाँ घूम रहे हैं, मिल रहे हैं। शाम को 7:15 का जब समय होगा, उसके बाद इनमें से कौन मंत्री बन जाएगा, कौन सांसद ही रह जाएगा। तो फिलहाल इस लिहाज से मैं आपको बताऊं कि जो संभावित चेहरे जो अभी हमें कल से लेकर यहाँ आज तक जो इसमें एनेक्सी भवन वेस्टर्न कोर्ट में इन लोगों से मिला हूं, तो उनमें सभी के कहते थे कि भाई इसमें तो मोदी जी को निर्णय लेना है कि वो किसको प्रधानमंत्री नहीं बनाए। फिलहाल जो हमारे पास अंदर खाने से नाम निकल के आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं उनमें कौन हो सकते हैं। सबसे पहले बिहार जो इसमें चर्चा का केंद्र बना है, क्योंकि वो मोदी सरकार जो तीसरी बार शपथ ग्रहण लेने जा रही है, उसके किंग मेकर के तौर पर भी जाने जाते हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, उसके 16 सांसद जीत के आए हैं, 12 सांसद जीत के आए, तो 12 सांसदों में कहा जा रहा है कि लगभग 3 को बनाया जा सकता है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स तहत 3 का नंबर आ सकता है। उनमें सबसे ऊपर नाम ललन सिंह का चल रहा है, दूसरे नंबर पर नाम संजय झा का चल रहा है। अगर तीसरा मंत्री बनता है तो बेशक रामनाथ ठाकुर बन सकते हैं। इसके अलावा जो बिहार की दूसरी जो सहयोगी पार्टी है, हम पार्टी, जो बिहार के पूर्व मंत्री भी हैं जीतन राम मांझी, उनका नाम लगभग फाइनल है, क्योंकि शाम को उनको अमित शाह ने अपने आवास पर बुलाया था और उनको बातचीत की थी। वो बिहार निवास में रुके हुए, तो उनका मंत्री बनना तय है। इसके बाद आता है चिराग पासवान, यानी लोजपा, रामविलास जो पार्टी है उसके 5 सांसद लड़े थे, 5 के 5 जीत के आए हैं। तो उसमें जो लोजपा के मुखिया हैं चिराग पासवान, उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनकी सांसद एक और जीत के आई है, जो सबसे कम उम्र की सांसद 25 साल के
सांसद उनको कहा जाता है और चर्चा में बनी हुई इस समय भी चौधरी, उनका प्रधानमंत्री ने भी जब संसदीय दल की बैठक एनडीए चल रही थी तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका नाम लिया था, तो उनका भी नाम मंत्रियों के लिस्ट की संभावनाओं में बहुत चर्चाएं तेज है। ये तो रही बिहार की बात। इसके अलावा बिहार भारतीय जनता पार्टी के कौन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वो तो उनके अंदर की बात है। वहां पर किसी को भी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। बिल्कुल। अब और हम आते देखा हैं जाए उत्तर प्रदेश में। जी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों की बात की जाए तो राष्ट्रीय लोक दल में जयंत चौधरी का मंत्री बनना तय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी में जो बड़े चेहरों के तौर पर देखा जाए तो जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री है, वो बतौर सांसद अब जीत के आए हैं, उनका मंत्री लगभग बनना ब्राह्मण चेहरे के तौर पर। इसके अलावा नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से डॉक्टर महेश शर्मा जीते हैं, वो भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर गिने जाते हैं, उनका मंत्री बनने में संभावनाओं का अटकलें तेज है, नाम चर्चा में उनका है। इसके अलावा सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल सोनेलाल, उसमें अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना लगभग तय है। ये उत्तर प्रदेश से संभावित नाम लगातार चल रहे हैं। अब आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरा मध्य प्रदेश में गिने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए 2 अटकलों का बाजार गर्म है। पहला है कि बड़ा भारी भरकम मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इस टाइप विदेश मंत्रालय, इस तरह के उनको मंत्रालय दिए जा सकते हैं। अगर उससे कम मंत्रालय दिए, इसके अलावा एक और उनके नाम पर चर्चा करें, अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो अगला नंबर उनका भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का लगभग चर्चा चल रही है। क्योंकि जेपी नड्डा जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मंत्रिमंडल में जा रहे हैं। लगभग इसे तय माना जा रहा है कि उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो तय हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे नहीं रहेंगे, तो नया चेहरा आएगा। इधर अगर उत्तर प्रदेश से एक चेहरा देखा जाए तो ठाकुरों का सबसे बड़ा चेहरा गिना जाता है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के नाम की भी चर्चा है, वो रक्षा मंत्री बने रहेंगे या फिर उनको वहां से हटाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे के तौर पर भी लाया जा सकता है। तो ये तमाम तरह की अटकलें तेज है। अब हरियाणा में जाइए, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सबसे आगे चल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह का भी नाम आगे चल रहा है, तो ये भी मंत्री बन सकते हैं। वैसे खट्टर का नाम स्पीकर पद के लिए भी चल रहा है। महाराष्ट्र से आप देखें तो सिंधे गुट है, अजीत पवार गुट है, उनमें भी मंत्री बनने के पूरे चांस है। बिल्कुल। यानी कि देखा जाए तो मंत्रिमंडल के जो तमाम नामों की जो लिस्ट है वो शामिल हो रही है। लगातार जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है जहां पर कई ऐसे महत्वपूर्ण नाम है, फिर चाहे वो बीजेपी की बात की जाए या फिर तमाम सहयोगी दलों की, उसमें कई ऐसे नाम जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल इन नामों पर मुहर कुछ ही समय में लग जाएगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरें भी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे नए खबरों की ओर, जहां पर नए चेहरों को मिलेगा मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री। नए चेहरों को मिलेगी मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री। यूपी के कई सांसदों के नामों पर चर्चाएं तेज। यूपी के कई सांसदों के नामों पर चर्चाएं तेज। पीलीभीत से जीते जितेंद्र प्रसाद बन सकते हैं मंत्री। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा के नाम पर भी चर्चा। इसके अलावा आपको बता दें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह को मंत्रालय देने पर चर्चा। अमित शाह राजनाथ सिंह को मंत्रालय देने पर चर्चा। मध्य प्रदेश से जीते शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री। जेपी नड्डा को बनाया जा सकता है कैबिनेट मंत्री। तो नए चेहरों को मिलेगा मोदी मंत्रिमंडल में एक नया पद, जहां पर यूपी के कई सांसदों के नामों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीलीभीत से जीते जितिन प्रसाद बन सकते हैं मंत्री। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा के नाम पर चर्चा। तो वहीं बता दें कि मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम, जहां पर जितिन राम मांझी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। जितिन राम मांझी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। अमित शाह ने आवास पर बुलाकर की मांझी से बात।
मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम हुए फाइनल। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम हुए फाइनल। जीतन राम मांझी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। अमित शाह ने आवास पर बुलाकर की मांझी से बात। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम हुए फाइनल। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम हुए फाइनल। जीतन राम मांझी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। अमित शाह ने आवास पर बुलाकर की मांझी से बात। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम फाइनल। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम, जहां जीतन राम मांझी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। अमित शाह ने आवास पर बुलाकर की मांझी से बात। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम हुए फाइनल। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम हुए फाइनल। तो वहीं यूपी से अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। यूपी से अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। जयंत चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। यूपी से अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। यूपी से अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। तो मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। यूपी से अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो नए मंत्रिमंडल के चेहरों पर लेकर के कई तरीके की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर फिलहाल अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल को यूपी सरकार में मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जो अधिक जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? अवंतिका, आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सांसद चुनी गई हैं। वो पहले भी मोदी सरकार में 14 और 19 में मंत्री रह चुकी हैं। तो इस तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 में वो फिर तीसरी बार मंत्री बनेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस समय मैं सबसे बड़ी खबर आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास से निकले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। तो वहां पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। तो अमित शाह के यहाँ जो बैठकों को दौर चल रहा है, उसकी वजह मैं बताता हूं कि जो मंत्रिमंडल के चेहरों के नामों की चर्चा तेज चल रही है, उन पर अब मुहर लगना शुरू हो गई। तो इस तरह से देखा जाए कि जब जेपी नड्डा अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ देर में वहां राजनाथ सिंह भी पहुंचने की संभावना है, यानी कह सकते हो कि अब उनकी मंत्रिमंडल जो बनने रहा है, उसमें शपथ ग्रहण समारोह में किन मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, उनके नामों पर मंथन शुरू हो गया है। उनके नाम फाइनल होना तय हो गए। इसी वजह से अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। बाकी बीएल संतोष, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनके भी पहुंचने की सूचना है। राजनाथ सिंह के वहां पहुंचने की सूचना है। इन चीजों के नामों की जब अंतिम मुहर लग जाएगी, तो एक और आपको अहम कड़ी बताता हूं कि जैसे ये लिस्ट फाइनल होगी कौन मंत्री बनने जा रहा है, उसके बाद इन सबको फोन जाना शुरू हो जाएंगे। मोदी सरकार, यानी कह सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास से इन सभी संभावित नाम जो चल रहे हैं, जब फाइनल हो जाएंगे, इनको फोन किया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास यानी दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर इन सभी मंत्रियों जो पुराने हैं और जो नए बनने जा रहे हैं, उन सबको वहां बुलाया जाएगा और वहां पर प्रधानमंत्री उनके साथ चाय पर चर्चा करेंगे। और चाय की चर्चा में
शामिल होने वाले जितने भी चेहरे होते हैं, लगभग माना जाता है कि वो सबके सब इस मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्री बनते हैं। लेकिन 2019 में कुछ लोगों के साथ खेला हो गया था। कैसे उनका नाम फाइनल हुआ, चर्चा भी हुई, उनको प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर बुलाया भी गया, प्रधानमंत्री ने चाय पर चर्चा भी की। लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें से कई नाम मौके पर हटा दिए गए थे। तो अब इस बार का अगर देखा जाए तो 2024 में उनकी भी धड़कनें तेज रहेंगी। जिनको फोन चला जाएगा कि प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, आपके साथ चाय पीना है, सारे सभी लोगों को बुलाया जाएगा, और फिर भी मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, इसमें भी डाउट रहेगा। तो कुछ देर हमको इंतजार करना पड़ेगा। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर नाम फाइनल हो जाएंगे। उनके पास प्रधानमंत्री आवास से या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन जाना शुरू हो जाएगा कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल हो किया जा रहा है, आप प्रधानमंत्री आवास आइए, प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा हो। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो मंत्रिमंडल में जो तमाम नामों की चर्चा जो है, लगातार उनका जो लगातार नाम सामने आ रहे हैं कि इन्हें ये पद दिया जा सकता है, इस पर हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार मंत्रिमंडल में सदस्यों के नाम की जो लिस्ट है वो सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी मिल रही है, अभी किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगी है। उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ गए हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, जहां पर आज शाम करीब 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ ले सकते हैं। फिलहाल अभी जो नाम है वो सामने नहीं आए हैं, नामों पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से लगातार जानकारियां सामने आती हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को दिया ऑफर। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। नीतीश कुमार को मिला है प्रधानमंत्री पद का ऑफर। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बयान, कहा कि यही वो लोग हैं नीतीश को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, वे अब उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि यही वो लोग हैं नीतीश को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, वे अब उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में फिलहाल नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं, और इसी दौरान जानकारी सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का जो ऑफर है वो दिया था। अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। चाहे वो केंद्र की सरकार बनने हो या फिर किसी भी प्रदेश की सरकार बनने हो, जो पार्टी सरकार बनाने जा रही होती है उसके पास जादुई आंकड़ा यानी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं होता है, तो उसको अपने सहयोगी दलों पर निर्भर होता है। और तो सहयोगी दल होते हैं वो अच्छी तरह से मोल भाव जरूर करते हैं कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वही जेडीयू पार्टी भी है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण बहुमत नहीं है, जेडीयू उनका सहयोगी एनडीए में शामिल है। तो केसी त्यागी जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है, उनके तरफ से बयान दिया गया है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है कि वो इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर उनको चुनकर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लिहाजा आप उनके साथ गठबंधन में शामिल हो जाइए। लेकिन इस ऑफर को ठुकराते हुए केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के उस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि ये वही लोग हैं जो उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे और आज वो प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, गठबंधन की राजनीति का तरीका है, ये होता रहता है। और आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि जेडीयू में केसी त्यागी की तरफ से बयान जरूर आया है, लेकिन केसी त्यागी को भी ये नहीं पता होता है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार के किसके साथ चले जाएंगे। तो नीतीश कुमार का अपना एक राजनीतिक तरीका है, वो कैसे राजनीति करते हैं, कहते हैं। इसी प्रकार की बात केसी त्यागी की तरफ से पहले भी की जा रही थी, जब वो इंडिया गठबंधन के साथ तेजस्वी के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे, तो शाम तक रात तक बयान देते रहे, पता लगा कि सुबह वो एनडीए में शामिल हो गए। तो ये बयानबाजी चलती रहती है। तो बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता का बयान आया सामने। केशी त्यागी ने बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो नीतीश को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, वे अब उन्हें प्रधानमंत्री पद ऑफर कर रहे हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर सीएम योगी ने पेंशन योजनाओं की समीक्षा। 30 जून तक लाभार्थियों के खाते में पहुंचे पेंशन। 30 जून तक लाभार्थियों के खाते में पहुंचे पेंशन। पात्र जनों के बैंक खातों में पेंशन भेजने के दिए गए निर्देश। अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए, कुछ इस प्रकार के निर्देश भी दिए हैं मुख्यमंत्री ने। अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए। 55.68 लाख वृद्धजनों, 33.54 लाख निराश्रितों को भी जोड़ा जाए। 11,551 कुष्ठ पीड़ितों को 3,000 की पेंशन दी जा रही है। तो सीएम योगी ने पेंशन योजनाओं की समीक्षा की। सीएम योगी ने की पेंशन योजनाओं की समीक्षा। 30 जून तक लाभार्थियों के खाते में पहुंचे पेंशन। पात्र जनों के बैंक खातों में पेंशन भेजने के दिए निर्देश। अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए, कुछ इस प्रकार के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, जहां पर पेंशन लाभार्थियों को अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पेंशन का लाभ मिलता है, हालांकि नए लोगों को भी जोड़ने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। बता दें कि 11,551 कुष्ठ पीड़ितों को भी 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है। सीएम योगी ने पेंशन योजनाओं की समीक्षा की। वहीं महाराजगंज से खबर, जहां पर महिला से लूट करने में दबोचे गए 2 युवक। आपको खबर महाराजगंज से बता रहे हैं, जहां आरोपी दोनों युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। आरोपी दोनों युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। आरोपी दोनों युवकों को दी गई तालिबानी सजा। आरोपी दोनों युवकों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। आरोपी दोनों युवकों का हाथ बांधकर की गई पिटाई। पिटाई करने और बंधक बनाने का वीडियो आया सामने। सदर कोतवाली इलाके के सिसवा अमहवा का है मामला। तो वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज से खबर, जहां महिला से लूट करने में दबोचे गए 2 युवक। आरोपी दोनों युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। आरोपी दोनों युवकों को दी गई तालिबानी सजा। आरोपी दोनों युवकों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। आरोपी दोनों युवकों का हाथ बांधकर की गई पिटाई। पिटाई करने और बंधक बनाने का वीडियो आया सामने। सदर कोतवाली इलाके के सिसवा अमहवा का है मामला। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज से खबर, जहां महिला से लूट करने में दबोचे गए 2 युवक। आरोपी दोनों युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। आरोपी दोनों युवकों को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको मैनपुरी से बता दें, जहां पर दंपति ने फांसी लगाकर दी जान। घरेलू कलह के चलते दंपति ने की आत्महत्या। पहले पत्नी फिर पति ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेवर थाना बेवर के मोहल्ला काजी टोला की पूरी घटना सामने आ रही है। पहले पत्नी फिर पति ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेजे। थाना बेवर के मोहल्ला काजी टोला की बताई जा रही है पूरी घटना।
खबर मैनपुरी से, जहां पर दंपत्ति ने फांसी लगाकर दी जान। घरेलू कलह के चलते दंपत्ति ने की आत्महत्या। पहले पत्नी फिर पति ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। पहले पत्नी फिर पति ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। थाना बेवर के मोहल्ला काजी टोला की बताई जा रही है घटना। खबर मैनपुरी से, जहां पर दंपत्ति ने फांसी लगाकर दी जान। घरेलू कलह के चलते दंपत्ति ने की आत्महत्या। पहले पत्नी फिर पति ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। पहले पत्नी फिर पति ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। थाना बेवर के मोहल्ला काजी टोला की बताई जा रही है घटना। खबर मैनपुरी से, जहां पर दंपत्ति ने फांसी लगाकर दी जान। शाम के समय थाना बेवर में कि काजी टोला मोहल्ले में दंपति ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर पुलिस पहुंची और हम लोग पहुंचे तो पत्नी का शव नीचे पड़ा हुआ था और जब हम लोग पहुंचे तो पति का भी नीचे आ चुका था, लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि पहले पत्नी लटकी हुई थी और पति ने उसका शव उतारा। मोहल्ले वाले भी आ गए थे और फिर जब मोहल्ले वाले हटे इधर किसी काम वाम से तो वो पति भी उसी जगह लटक कर फांसी लगा दिया। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या आना जारी है। राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के बाद कई श्रद्धालु गर्मी से बचने के लिए राम की पैड़ी घाट पर सरयू नदी में डुबकी लगाते हुए दिखे। देखिए ये रिपोर्ट। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या आना जारी है। राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के बाद कई श्रद्धालु गर्मी से बचने के लिए राम की पैड़ी घाट पर सरयू नदी में डुबकी लगाते दिखे। एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। एक तो दर्शन करके हम लोग भाग्यशाली मानते हैं रामलला का, क्योंकि इतने सालों बाद आए और ऊपर से इतनी गर्मी में हमें राहत भी मिल रही है सरयू नदी में नहाकर। कुछ साल पहले ही इन घाटों को नया भव्य रूप दिया गया है ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएं और सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा सकें। हम सरयू नदी में आए हैं, राम भगवान के दर्शन किया, अच्छा लगा। अब अभी ठंडक के लिए स्नान करने आए हैं, थोड़ा अच्छा पुण्य मिले न, इसकी वजह से न गर्मी ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में लू के हालात अभी अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेंगे। राजस्थान में भयंकर लू चल रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जोधपुर के सरकारी अस्पताल में गुरुवार को कई मरीज लाइन में लगे दिखे। राजस्थान में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया है और अस्पताल ने मरीजों के इलाज के लिए खास व्यवस्था की है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में भयंकर लू चल रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जोधपुर के सरकारी अस्पताल में गुरुवार को कई मरीज लाइन में लगे दिखे। राजस्थान में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया है और अस्पताल ने मरीजों के इलाज के लिए खास व्यवस्था की है। लू और तापघात को देखते हुए हम लोग हमारे हॉस्पिटल के अंदर सारी हमने व्यवस्थाएं की है, जिसमें हमने 4 बेड तो लू तापघात के मरीजों के लिए रिजर्व किए हैं और कूलर, पंखे, पूरी व्यवस्था है। ठंडे पानी के पीने की व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।
डॉक्टर लोगों को धूप से बचने और ज्यादा पानी और ORS पीने की सलाह दे रहे हैं। हिदायत तो हम ये दे रहे हैं कि गर्मी से वो बचाव रखें पहला तो। उसके अलावा यदि उनको आवश्यक रूप से निकलना पड़े तो वो सिर ढक करके और पतले हल्के रंग के कपड़े पहने और पानी की पर्याप्त मतलब वो अपने साथ में रखें और कोई दूसरे जो कोल्ड ड्रिंक और ये है वो उनको अवॉइड करें। और उसके अलावा ORS के पैकेट है जो हम दे रहे हैं वो उनको 1 लीटर पानी के अंदर घोल करके उनको पीना है। उत्तर मध्य भारत के कई शहर लू की चपेट में हैं। केंद्र ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आग और बिजली के संबंधित सुरक्षा उपायों को करने की सलाह दी है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और हीट स्ट्रोक रूम बनाने के लिए कहा है। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।